Going to today's topic we continue combinations. पिछले लेक्चर में हमने कम्बिनेशन से खत्म किया था, वहीं से शुरू करेंगे। कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है CNR is equal to n factorial over n minus r factorial into r factorial। अब इसके ये कम्बिनेशन का फार्मूला था। कम्बिनेशन कहाँ यूज़ होता है? जब सेलेक्ट का वर्ड आ जाए, अनऑर्डर्ड या मेंबरशिप। सेलेक्ट का वर्ड आ जाए अनऑर्डर्ड या मेंबरशिप, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो फिर हम परम्यूटेशन के बजाय कम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। इस चीज़ की सिलेक्शन चल रही है, जैसे मेंबरशिप चल रही है, इस तरह से। फिर कम्बिनेशन का नेक्स्ट, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डायगोनल्स। अब ये कम्बिनेशन में हमने कहा था ज़्यादातर ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स में यूज़ होता है, तो अब हम इसको ज्योमेट्रिकल फिगर्स में यूज़ करने लगे। हाउ मैनी डायगोनल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय वर्टिसेस of a polygon having। अब इसके 3 पार्ट्स बनाए गए हैं कि साइड्स डिफरेंट दी गई हैं। पहला 5 साइड्स के साथ इसको सॉल्व करना है, दूसरा 8 साइड्स के साथ, और थर्ड वन इज 12 साइड्स के साथ। और ये इसका ए पार्ट था। बी पार्ट में हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं। तो बाकी बी पार्ट के भी 3 पार्ट्स हैं, वो यही हैं। अब इसमें पहले 2-3 टर्म है, डायगोनल, वर्टिसेस और पॉलीगॉन। पॉलीगॉन तो एक क्लोज फिगर को कहते हैं ना, कोई भी क्लोज फिगर हो उसकी साइड्स जितनी मर्जी हो। वर्टिसेस साइड्स, और डायगोनल कोई चीज़ जो 2 साइड्स का बनाए। अगर ये एक ट्रायंगल है, एक पॉलीगॉन है, बंच, अगर इसकी 2 साइड्स, इस साइड को और इस साइड को जो लाइन मिलाएगी, ये डायगोनल होता है। डायगोनल एंटिटीज वैसे भी इसमें डायगोनल ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। डायगोनल इसको इससे में, ये एक डायगोनल है, ये इससे में, ये डायगोनल है, ऑपोजिट से मिलाता है हमेशा। तो ये इसमें 2 डायगोनल्स हैं। तो यहाँ पर ऐसी अब वो देखनी है हमने, जिसमें 5 साइड्स वाली फिगर, 8 साइड्स वाली, 12 साइड्स वाली, हाउ मैनी डायगोनल्स। तो ये आएंगे कम्बिनेशंस। जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, अब मैंने 3 वर्ड्स लिखे थे पीछे, सिलेक्शन, मेंबरशिप और अनऑर्डर्ड। जो उसके अलावा ज्योमेट्रिकल फिगर्स में भी कम्बिनेशन यूज़ होता है, परम्यूटेशन यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली है कि कम्बिनेशन यूज़ होने हैं। अगर हम पहले डायगोनल्स वाले पार्ट को सॉल्व करें, ए पार्ट, उसमें n 5 है और r क्या होगा, r नंबर ऑफ n 5 है, मतलब 5 साइड्स हैं, तो n 5 हो गया। सिंस अ डायगोनल कनेक्ट 2 वर्टिसेस, तो r क्या होगा, 2 होगा। डायगोनल कनेक्ट्स 2 वर्टिसेस। एक डायगोनल कितने वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है, 2, तो r कितना होगा, 2 होगा। n 5 है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, और r जितने वर्टिसेस को डायगोनल मिला रहा है वो कितने हैं, 2, तो r कितना हुआ, 2 हो गया। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू कम्बिनेशन 5 2। अब
इसमें नंबर ऑफ डायगनल्स में ये जो कम्बिनेशन है इसमें वर्टिसेस भी आ जाएंगे और डायगनल भी आ जाएंगे। जब हम सॉल्व करेंगे ना इसका आंसर आएगा 10, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसमें नंबर ऑफ डायगनल्स भी हैं और वर्टिसेस भी हैं, मतलब जितने भी वर्टिसेस और डायगनल्स को मिला के ये आंसर आया। असल में हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डायगनल्स चाहिए। तो हम वर्टिसेस कितनी है टोटल 5 -5 कर देंगे। जितने वर्टिसेस है नंबर ऑफ वर्टिसेस को माइनस कर देंगे नंबर, और बाकी जो बचेगा वो पीछे वो डायगनल बचेंगे। 10 - 5 = 5। अब अगर 5 की वो क्लॉज फिगर बनाई जाए, 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर ड्रॉ कीजिए वर्टिसेस। ये एक वर्टिसेस, दूसरा डायगनल, थर्ड डायगनल, फोर्थ डायगनल और फिफ्थ डायगनल्स। डायगनल कभी भी ऐसे नहीं होता स्ट्रेट, ये परपेंडिकुलर होता है। डायगनल एक वर्टिस को दूसरे वर्टिस के मिलाएगा हमेशा। तो ये 5 डायगनल्स जो है इसमें ड्रॉ हो चुके हैं, और अब देखा भी जा सकता है एक को अलग अलग करके इसमें से डायगनल कौन। एक ये डायगनल है, एक डायगनल, 2 डायगनल, 3 डायगनल, 4 डायगनल, कौन सा मार्क होने वाला रह गया, और ये 5 डायगनल। नंबर ऑफ डायगनल्स कितने हैं 5 ही हैं, ये वैसे भी हमने देख लिया। 10 - 5 5, मतलब ये सिर्फ ऐसे ही पेपर में अगर आ जाए क्वेश्चन तो ये फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट इसका क्या था, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में जो एन है वो अभी भी 5 ही है। वर्टिसेस तो 5 ही रहेंगे ना, लेकिन अब जो वो है ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं 3, तो और 3 होगा। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स n 5 क्यों है, ट्राइंगल में तो 3 होना चाहिए था। n 5 इसलिए क्योंकि जो ओरिजिनल शेप है उसकी हम लोगों ने देखनी है कितनी वर्टिसेस हैं, वो 5 है, तो n 5 ही रहेगा। अब इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं वो हमने काउंट करना है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल C 5 3 = 10। ये कम्बिनेशन बिल्कुल पीछे वाले फार्मूला लगा के यूज़ होता है, लेकिन डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से भी निकाला जा सकता है। कैलकुलेटर में भी CNR के इससे लिखा होता है। ये वैल्यू पुट करने को, एन की वैल्यू सबसे पहले पुट करने पे शिफ्ट करके वो CR कुछ ऐसा लिखा होता है, और फिर ये जो R होता है उसकी वैल्यू पुट कर दें तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है कैलकुलेटर से। अब यहाँ पर 10 ट्रायंगल पूरे कर देते हैं हम। ये हो गया पहले ट्रायंगल 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3 4 5 6 7 8 9 और ये आखिरी ट्रायंगल। ये 10 ट्रायंगल हैं। दरमियान वाली शेप जो है वो ट्रायंगल नहीं है, ये 10 ट्रायंगल था, और क्वेश्चन में भी यही था कि 10 ट्रायंगल आएंगे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो कम्बिनेशन से निकाले वो भी 5 आ रहे। अक्सर ऐसी वो पजल घूम रहे होते हैं उस पर फेसबुक पे, मैंने भी अक्सर देखे हैं, तो उसमें मुझे भी अब पता चला कि वही ऐसे सॉल्व होती है, उसमें हम ऐसे ऐसे ढूंढ रहे होते हैं। और दूसरा इसी का पार्ट है सेकंड पार्ट, बस बाकी पार्ट सेम ही है। अब उसमें n चेंज हो जाएगा बस, AN = अब n हो गया है 8, और सिंस डायगोनल कनेक्ट 2 वर्टिसेस तो फिर R अभी भी 2 होगा, कनेक्ट 2 वर्टिसेस। सो R क्या होगा 2 होगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स C 8
2 माइनस 8 माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस करना होता है असल में। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस ये 8 के बराबर है, तो -8 क्योंकि इसमें वर्टिसेस भी इंक्लूड हो के आंसर आता है। ये जो था ना ये वर्टिस है, लेकिन जब ये फार्मूला लगाते हैं ना तो फार्मूले में ये भी इंक्लूड हो जाते हैं, ये वर्टिसेस भी, इसलिए हम माइनस ये कर देते हैं, माइनस जितनी वर्टिसेस हो -n। C8 ये हो गया 14 -8 इज इक्वल टू 6। आया नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, बी पार्ट है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो n कितना था 8 था, R 3 है, C83 इज इक्वल टू 56 ये हो गया। एंड थर्ड पार्ट इज 12 साइड्स के साथ, n 12 है, डायगोनल कनेक्ट 2 वर्टिसेस को कर रहा है। सो R2 हो गया, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू C12 2 ये कितना हो गया C12 टू -12 माइनस नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू 33 माइनस 12 इज इक्वल टू 21। और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गया C12 3 क्योंकि यहाँ पे n तो उतना ही रहेगा, R3 इज इक्वल टू 220। तो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर, किसी क्लब के मेंबर हैं 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। अब मेंबरशिप की बात आ गई है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, कम्बिनेशन। इन हाउ मैनी वेज अ कमेटी ऑफ एक क्लब में 12 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं, उसकी अब कमेटियाँ बनाई जाएंगी मुख्तलिफ। इन हाउ मैनी वेज अ कमेटी ऑफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स और फॉर्म्ड। अब ये देखना है कि कितनी कमेटीज बन सकती हैं। कम्बिनेशन का सवाल है, इसको कम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे। 3 boys can be selected from 12 boys। 3 boys सेलेक्ट करने हैं, अब 12 में से एक कमेटी बनाने के लिए। 12 boys in C12 3 ways। ये C क्या है, ये 12 क्या है, N, ये हो गया R, तो C12 3 वे। नेक्स्ट गर्ल्स कितनी है, 2 गर्ल्स सेलेक्ट हो सकती हैं। 2 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 8 इन C8 2 ways। अब पहले इन दोनों का हमने अलग अलग निकालना था कम्बिनेशन, फिर इन कम्बिनेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है और आंसर आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसी ही है। एग्जाम्पल दी थी कि कोई रूम है जिसमें 3 एंट्रेंस वेज हैं, एंटर होने के 3 वेज हैं और एग्जिट होने के 4 वेज हैं। ये एंट्री के वेज हैं और ये एग्जिट के। एंट्री के 1 2 3 वेज हैं, 1 2 3 4। तो टोटल कैसे आएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, टोटल 12 वेज हैं। टोटल कितने वेज हैं, 12 वेज है कि आप एंटर हो गए बाहर कैसे जा सकते हैं, 12 तरीके हैं इसके। ऐसे ही ये पहले इसको अलग निकाला गया है, ये पहले एंट्री गेट्स
ये एग्जिट केस है अगर, तो इन दोनों को अब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर आंसर आएगा। आगे वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे सिंस 3 boys and 2 girls can be selected together। अब 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स कलेक्टिवली सेलेक्ट हो सकते हैं, इज़ इक्वल टू सी 12 3 डॉट, पहले बॉयज़ के कम्बिनेशन जो ऊपर निकाले थे हमने, सी 8 2 वेज। पहले कम्बिनेशन हम एक एक चीज़ का कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर दो चीज़ों को कंबाइन करके कम्बिनेशन ले रहे हैं, इज़ इक्वल टू ये आ गया 6160 वेज। नेक्स्ट इज देयर आर 8 मैन, क्योंकि इनको हमने इन दोनों को हमने अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्ट हमें एन नहीं बताया गया था, मतलब दोनों चीज़ों को अलग अलग ही किया गया है। 3 बॉयज़ कितने बॉयज़ में से वो अलग दिया गया, और 2 गर्ल्स कितनी गर्ल्स में से सेलेक्ट होनी है वो अलग दिया है। अगर ऐसे अलग अलग दिया जाए तो फिर अलग अलग ही दोनों को करके फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देयर आर 8 मैन एंड 10 वुमेन इन अ क्लब। In a club, how many committees of 7 members can be formed? अब 7 लोगों की कमेटी बनानी है, 7 members can be formed from। अब जो कंडीशन अब आगे देखेंगे, 3 क्वेश्चन बना के इसका। पहले में 4 वुमेन होनी चाहिए, दूसरे बी पार्ट में कि एट मोस्ट 4 वुमेन, मैक्सिमम 4 वुमेन हो, इससे ज़्यादा ना हो। और जो सी पार्ट है उसमें कहा गया है कि एटलीस्ट 4 वुमेन है। पहला पार्ट इसमें फिक्स कर दिए कि वुमेन कितनी होंगी, 4 ही होंगी। दूसरे में फिक्स नहीं किया गया, लेकिन ये कह दिया गया कि मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं। और जो थर्ड पार्ट है उसमें कहा गया कि मिनिमम 4 हो सकते हैं, 4 से कम नहीं। ये अलग तरीके से सॉल्व होगा और ये दोनों सेम मेथड से सॉल्व होंगे। सिंस कमेटी इज ऑफ साइज 7, सो अगर 4 वुमेन है तो ए पार्ट सॉल्व करें, देन मैन विल बी 3, बाकी 3 ऑब्वियसली मैन होंगे। और 4 वुमेन, अब कितने 4 वुमेन सेलेक्टेड फ्रॉम 10 इन कितने नंबर ऑफ वेज में, सी 10 4 वेज। और 3 men selected from 8 in C 8 3 ways में। और 4 women and 3 men can be selected together। अब इन दोनों को इकट्ठे सेलेक्ट करना है, कितनी कैसे कितने वेज में, इक्वल टू C 10 4 इंटू C 8 3 वेज। तो सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 11760 वेज। अच्छा, इसका बी पार्ट है जिसमें एट मोस्ट 4 वुमेन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं वुमेन, और एट लीस्ट, अब यहाँ पे तादाद फिक्स नहीं है और हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ आएगा वुमेन मैन और टोटल। वुमेन कितनी है 10 और 8 मैन है। टोटल कमेटी का साइज 7 है। यहाँ पर हमें
अब अगर पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकती हैं, तो कम से कम 0 से स्टार्ट होंगी। 0 तो मैन कितने होंगे उस टाइम? 7। अगर वुमेन एक हुई तो मैन कितने होंगे? 6। टोटल फिर भी उतना ही रहेगा। वुमेन अगर 2 हुई तो मैन कितने हो जाएंगे? 5। वुमेन अगर 3 हुई तो मैन कितने हो जाएंगे? 4। और वुमेन अगर 4 हो गई तो मैन कितने हो जाएंगे? 3। और टोटल अभी 7 रहेगा। तो यहाँ पर कम्बिनेशंस क्या बनेंगे? सी, ये टोटल है, ये एन है मतलब, और ये आर की वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं। यहाँ पर भी सेम है, ये आर की वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं, और ये मैन के केस में एन है। C10 सब में पहले C10 आएगा डॉट C8। C10 C10 C8, ये तो एन आ गया। अब आर की वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं। आर 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4। यहाँ पर 7 से लेके 3 तक, 7 6 5 4 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 8। इसको सॉल्व करके आएगा 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, इक्वल टू 10 इंटू 28 इज इक्वल टू 280 is equal to 45 into 56 is equal to 2520 equal to 120 multiplied by 70 equal to 8400, और ये this is equal to 210 into 56 and this is equal to 1176 नेक्स्ट टाइप इज कम्बिनेशन। सारी कम्बिनेशन को ऐड कर दिया गया, ऐड ऑल द कम्बिनेशंस। इससे हमें पता चल जाएगा एट मोस्ट फॉर वुमेन हो तो कितनी कम्बिनेशन हो सकती हैं। आगे 2 2 9 6 8। और पार्ट सी है, पार्ट सी में एट लीस्ट 4 वुमेन होनी चाहिए। वुमेन मैन टोटल ये कितनी थी? ये 10 है। वुमेन मैन 8 है। एट लीस्ट 4, तो 4 से शुरू करेंगे। 4 5 6 मैक्सिमम 7 ही हो सकती हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। ये तो 7 ही रहेंगे इन एवरी केस। ये 4 हैं, ये 3 होंगे। ये 5 हैं तो ये 2 होंगे। ये 6 हैं तो 1 होंगे। ये 7 है तो 0 हो जाएंगे मैम। इसका कम्बिनेशन बनेगा C10 और C8। वो तो पिछले वाला ही C10 C8 C10 C8। अब आर ही चेंज हुआ ना यहाँ पर भी, C10 और C8। 4 5 6 7 3 2 1 0 is equal to 210 into 56 11760 is equal to 252 into 28 is equal to 7056 equal to 210 into 8 equal to 1680 equal to 120 into 1 is equal to 120। यहाँ पर भी सम ऑफ ऑल कम्बिनेशन होगा, वो आएगा 20616। ये हो गए कम्बिनेशंस कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल बाई दो नॉमिनल टर्म्स, दो टर्म्स। ए प्लस एक्स स्क्वायर दो टर्म्स, ए प्लस एक्स का क्यूब दो टर्म्स।
जब इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को तो ये ओपन होंगे ए स्क्र प्लस 2ax। इसको हमने वैसे मोस्टली बी पढ़ा हुआ a प्लस बी का होल स्क्र, तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र, ये वही है। और यहाँ पर अब इसको एक्स के साथ ही लिख लेते हैं a क्यूब प्लस 2 प्लस 3 क्यूब रूट क्यूब है तो 3 आएगा 3a स्क्र एक्स प्लस 3ax स्क्र प्लस एक्स क्यूब। जब भी किसी चीज़ का स्क्र या क्यूब जो पावर होगी ना, इससे एक ज़्यादा होगी हमेशा टर्म। पावर को इंडेक्स भी कहते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 1 ग्रेटर देन द इंडेक्स। नंबर ऑफ टर्म्स will be 1 greater than the index से ज़्यादा then the index in binomial expansion कहते हैं इसे binomial expansion। a प्लस एक्स अगर इसकी पावर n हो जाए, ये तो 2 3 लिखे ना, अगर 4 5 n हो जाए तो ये कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू c n 0 a x प्लस c n 1 a। अब यहाँ पर x वाली टर्म भी है a n a की पावर n a n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस c n 2 a n माइनस 2 और x पावर 2 आ जाएगी प्लस n c 3 a n माइनस 3 x 3। पहली टर्म में जो होता है वो सिर्फ a होता है, दूसरी टर्म नहीं होती, और आखिरी टर्म में दूसरी टर्म होती है, पहली टर्म गायब हो जाती है, और दरमियान वाली जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें दोनों आएंगी। पहले जो पहली वाली टर्म है उसकी वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 2 1 और फिर 0 हो गई, और जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, यहाँ 0 1 2 3 बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर n होगा, n के साथ यहाँ जो वैल्यू होगी ना r की वैल्यू, r की पावर आएगी a के ऊपर, पहली टर्म के ऊपर, और x और a के ऊपर जो पावर है उनको ऐड करके हमेशा 1 आना चाहिए। मतलब n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू n, तो ये n माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू n, प्लस ये चलता जाएगा सो ऑन, प्लस और c n r a n माइनस r और x जो आएगा वो अब r आएगा। x हमेशा क्या आएगा, ये माइनस के साथ जो लिखा होता है a के साथ, ताकि बैलेंस कर सके n आना चाहिए ना इन दोनों की पावर को सम करके, तो ये r आ जाएगा प्लस अगर ये चलता रहे सो ऑन, क्योंकि अभी तक a ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक a ख़त्म नहीं होगा तब तक, क्योंकि a शुरू में था x नहीं था, जब तक x सिर्फ x नहीं रहता था तब तक ये चलता रहेगा c n n x n ये होगा। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है CN0 CN1 CN2 और ये CNN, इनको बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। सेकेंड इज CN0 प्लस CN1 प्लस CN2, इन सब का सम बाइनोमियल, द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये वो होते हैं रिजल्ट्स होते हैं जो निकाले जा चुके होते हैं। थर्ड वन इज
द नंबर ऑफ टर्म्स आर n+1। नंबर ऑफ टर्म हमेशा एक ज़्यादा होती है फॉर पावर n। अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगे, एक ज़्यादा। द सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड x, द सम ऑफ powers of a and x are always n। फिफ्थ पॉइंट है CN0 इज इक्वल टू CNN। ये जो पहली टर्म होगी ना, पहली का कोफिशिएंट, अब सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट पे फोकस करना। फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू सेकंड लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। जो पोजीशन यहाँ होगी उस वही पोजीशन पे यहाँ पर बैक साइड से जो होगा वो दोनों बराबर होंगे आपस में। CN1 इज इक्वल टू NCN-1। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी साइड होंगी। और सिक्स्थ, ये इम्पॉर्टेंट है सबसे, क्योंकि इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने आगे। TR+1, R+1 टर्म जो होगी इज इक्वल टू NR। NR CNR को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है वे, इंटू AN-R डॉट XR। ये कहाँ से ये फार्मूला नहीं है, ये असल में ये है कि NR+1 टर्म जो होगी, क्योंकि ये जो टर्म नंबर होगी वो तो R से एक बड़ी ही होती है ना, तो R+1 टर्म किसी, इसको NR लिखा है CNR, AN-R इंटू XR, उसी को अलग करके लिखा है फार्मूले के तौर पे। इसको ही CNR ही कहते हैं, AN-R इंटू R x की पावर R। ये हो गया। अब क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म इन एक्सपेंशन है 3x/2 - 1/3x पावर 11। पहला, इसमें वो टर्म निकालें, टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 5। दूसरा, फिफ्थ टर्म। तीसरा, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। और फोर्थ, द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर -1। अब ये चार क्वेश्चन, इस चार पार्ट है इस क्वेश्चन के। इससे रिलेटेड ज़्यादातर बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड ज़्यादातर यही होते हैं। फर्स्ट है कि वो टर्म निकालें जिसकी x की पावर 5 पावर हो। तो ये टर्म निकालने के लिए सबसे पहले r का पता होना चाहिए, r है नहीं, r कैलकुलेट करेंगे। TR+1 इज इक्वल टू NR AN-R XR। अब R का पता नहीं है लेकिन हमें N का तो पता है ना, N इज इक्वल टू 11। 11 कहाँ से है, ये लिखा हुआ है, ये N है। TR+1 इज इक्वल टू 11 R AN-11 R x की पावर R। अब यहाँ पर a और x, अब यहाँ पर a और b की वैल्यू से पुट, a और x की, दिस इज a और ये x। a इज इक्वल टू 3x/2 और x इज इक्वल टू -1/3x। सी वैल्यूज पुट कर देंगे। TR+1 इज इक्वल टू 11
इंटू आर 3x ओवर 2 की पावर 11 माइनस आर एक्स माइनस 1 ओवर 3x की पावर आ गई आर। इसको अलग अलग करके लिखेंगे ओपन करके। 3 की पावर 11 माइनस आर एक्स की पावर भी 11 माइनस आर हो गई और 2 की पावर भी क्या होगी 11 माइनस आर। ये -1 की पावर आर 3 की पावर आर ओवर 3 की पावर आर इंटू एक्स की पावर आर। 11 आर इज इंटू 3 11 माइनस आर। अच्छा अब ये 3 11 माइनस आर है ना, 3 11 माइनस आर लिखा हुआ है और यहाँ पर ये जो 3 है, अब यहाँ पर भी 3 है ना, इसको ऊपर मूव करवा देते हैं। 2 इंटू 11 माइनस आर, इसको ऐसे कैसे जोड़ देते हैं x इंटू 11 माइनस आर -1 इंटू आर और ये 3 माइनस आर ऊपर आके जो पावर होती है वो माइनस हो जाए पावर इंटू एक्स माइनस आर। 11 आर 3 अब 11 माइनस आर और माइनस आर 11 माइनस 2 आर हो गया। जब बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाया करता है। एज बेसिस आर सेम सो एक्सपोनेंट एडिट या एक्स 11 माइनस आर ये वाला एक्स और ये वाला एक्स ये भी दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 11 माइनस 2 आर हो गया ये इंटू -1 की पावर आर ओवर 2 11 माइनस आर। अब अगर हम x को उधर लिख दें 11 आर 3 11 माइनस 2 आर -1 की पावर आर ओवर 2 11 माइनस आर इंटू एक्स 11 माइनस 2 आर। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो क्या है, टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 5। एक्स की पावर 5 चाहिए हमें, कंडीशन क्या है एक्स की पावर 5। सो एज वी रिक्वायर एक्स पावर 5। सो अभी जो पावर है इसको हम 5 के बराबर करने लगे। 11 माइनस 2 आर शुड बी इक्वल टू 5। इससे हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 आर 6 इज इक्वल टू 2 आर और ये कट गया 3 आर इज इक्वल टू 3। आर की वैल्यू आ गया, यहाँ पर पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ गया। T3+1 हो जाएगा अब, क्योंकि टर्म आर की जगह वैल्यूज लिख रहे हैं बस अब हम। -11 ओवर आर था ना, अब 11 ओवर आर नहीं 11 और 3 कम्बिनेशन और 3 11 माइनस 2 आर था 2 आर ओवर 2 11 माइनस 2 आर 1 की पावर आर -1 की पावर आर और x की पावर x 11 माइनस 2 आर। T4 इज इक्वल टू 11 3 ये होगा 165 है ये 3 11 माइनस 2 आर 3 11 माइनस 6 ओवर 2 11 माइनस 6 -1 का क्यूब -1 ही आएगा और x 11 माइनस 6। T4 इज इक्वल टू 165 3 की पावर 5 ओवर 2 की पावर 5 -1 इंटू एक्स की पावर 5। T4 इज इक्वल टू 165 ये आ गया 3 की पावर 5 243 2 की पावर 11 माइनस यहाँ पर 11 माइनस 2 आर नहीं है 11 माइनस आर है, डायरेक्ट आर ही है।
11 माइनस आर है वो 2 और चीज़ें लिखा गया क्योंकि यहाँ पे 32 आ रहा था उसके अकॉर्डिंगली। तो 11 माइनस 3 आ गया, 11 माइनस 3 8, 2 की पावर 8, 256, 2 माइनस 1 और एक्स की पावर 5। ये सॉल्व करके आएगा -40095 ओवर 256 एक्स की पावर 5। ये आगे टर्म पार्ट बी है, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, फिफ्थ टर्म नंबर बता दिया फिफ्थ, और टर्म फिफ्थ है मतलब T5 है। तो R क्या होता है, टर्म का TR+1 होता है, तो R शुड बी 4, R 4 होगा तभी ये T5 आ सकता है। तो इसलिए R+1 इज इक्वल टू 5 है, तो R इज इक्वल टू 4। और A क्या है, A B की वैल्यूज पीछे वाली ही हैं और बाकी N भी 11 ही है। T4+1 इज इक्वल टू 11 4 NR, ये N है ये R है, और इसके आगे A N-R और B की पावर R। T5 इज इक्वल टू 11 4 इंटू A 11 माइनस 4 B 4। T5 इज इक्वल टू 11 4 A 5 और B A 7 और B 4। अब यहाँ पर A और B की वैल्यूज पुट करेंगे। A किसके बराबर है, A इज इक्वल टू 3x ओवर 2 और B इज इक्वल टू -1 ओवर 3x। हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 11 4 3x ओवर 2 7 और -1 ओवर 3x 4। एक एक टर्म को अलग कर लें। T5 11 4 3 की पावर 7 x की पावर 7 2 ओवर 2 की पावर 7 -1 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 4 और x की पावर 4। अब ऊपर 3 भी है और x भी है, इसलिए 3 और x को ऊपर ले जाते हैं, बाकी 2 को नीचे रहने देते हैं क्योंकि 2 जैसी कोई टर्म ऊपर नहीं है। T5 इज इक्वल टू 11 4 3 7 x की पावर 7 -1 की पावर 4 3 की पावर 4 x की पावर 4, या ऊपर आके -4 हो जाएगी। 3 -4 x -4 2 की पावर 7, ये 11 4 हो जाएगा 330। ये हो गया 3 की पावर 7 -4 x की पावर 7 -4 और -1 की पावर 4 ओके, ये 1 ही हो जाएगा। और वो -1 की पावर अगर इवन में हो तो ये 1 हो जाता है, और अगर -1 की पावर ओड में हो तो ये -1 ही रहता है। 2 की पावर ओवर 2 की पावर 7। T5 इज इक्वल टू 330 इंटू 3 की पावर 7 -4 3 x की पावर x भी क्यूब ओवर 128। T5 is equal to 330 into 27 over 128 x cube 8910 over 128 x cube, ये कैंसर हो जाएगा। 2 6 12 2 4 8 2 4 8 2 4 8 1 कैरी 2 5 10 1 कैरी 2 5 10। ये आ गया T5 इज इक्वल टू 4455 ओवर 64 एक्स क्यूब। इसका नेक्स्ट पार्ट था 6 टर्म फ्रॉम द एंड। टर्म 6 होनी चाहिए लेकिन एंड से,
अब इसको देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 11 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 है। हमने 6 टर्म लेनी है एंड से। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 1 2 3 4 5 6। फ्रॉम द एंड 6 टर्म क्या बन रही है, 6 टर्म कौन सी है, ये वाली 6 टर्म। और कितनी है यहाँ पर, 6। इसका थर्ड पार्ट है। N 11 है और R इसमें 6 है। असल में n जो है वो इसकी पावर है, पावर से एक ज़्यादा होती है नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स 12 होंगे, 11 नहीं है। 12, 11, 10, 9, 8, 7 और ये 7th टर्म, ये यहाँ से लास्ट से ये टर्म जो है 7th टर्म वो है जो हमने निकालनी है। और R उस केस में T7 है, तो R हमेशा T से कम होता है। TR+1 होता है ना, तो T7 है तो R6 होगा, इसलिए R6 लिखा है। मैंने 11 से गलत काउंटिंग की थी, वो जो पावर 11 तो इंडेक्स है ना, ये तो इंडेक्स है। नंबर ऑफ टर्म्स तो इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है। T7 इज इक्वल टू N R A N माइनस R और B R। A और B की वैल्यूज A इज इक्वल टू 3x ओवर 2 और B इज इक्वल टू -1 ओवर 3x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। T7 यहाँ 6+1 लिख लेता है, आप डायरेक्ट 7 लिख लेता है। N 11 6 3x ओवर 2 11 माइनस 6 -1 ओवर 3x पावर 6। T7 इज इक्वल टू 11 6 3x ओवर 2 की पावर 5 -1 ओवर 3x 6। T7 is equal to 462 3 की पावर 5 x की पावर 5 ओवर 2 की पावर 5 -1 की पावर 6 ओवर 3 की पावर 6 इंटू x की पावर 6। T7 इज इक्वल टू 462 इंटू, अब यहाँ पर 3 वाली टर्म है और x वाली, तो इसको ऊपर मूव करवा देते हैं। 3 5 2 x की पावर 5 -1 6 हो गया, तो ये 1 ही हो गया। 3 की पावर -6 और x की पावर -6 ओवर 2 की पावर 5। t की पावर 7 462 इंटू 3 की पावर 5 -6 x की पावर भी 5 -6 ओवर 32 x 2 की पावर 5 32 462 3 की पावर -1 x भी -1 है डिवाइड बाई 32। ले की पावर माइनस है, नीचे जाके प्लस में हो जाएगी। t की पावर 7 इज इक्वल टू 462 ओवर 32 इंटू 3 पावर 1 लिखने की जरूरत है, देखो 1 है x -1। T7 इज इक्वल टू 462 ओवर 96 x -1। T7 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 16 और यहाँ 77, ये आ गया 77 x -1 ओवर 16 या 77 ओवर 16 x।